आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 124। बहुत आसान, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन कहता है चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l रेस्ट ऑन ए रफ सरफेस टेबल सो दैट one of its end hangs over the edge. The chain starts sliding off the table all by itself provided the overhanging part equals eta equals to 1/3 of the chain length. तो अपने इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अनुसार मान लो ये तुम्हारा एक टेबल है। इसका सरफेस कैसा है? इसका सरफेस रफ है। इसका मतलब इस पर अगर कोई बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी तो उस पर ये फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। ठीक। अच्छा, इस पर क्या रखा गया है? एक चेन रखा गया है। देखिए, ऐसे एक चेन रखा गया है और चेन का टोटल लेंथ L है और ये कहा गया है कि अगर इस चेन का है ना इट्टा लेंथ का इट्टा पार्ट नीचे ऐसे हैंग करता है तो इस मोमेंट पर ये स्लिप करना स्टार्ट कर जाएगा। राइट, ये स्लिप करना स्टार्ट कर जाएगा। फाइंड द टोटल वर्क परफॉर्म्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द चेन बाय द मोमेंट इट स्लाइड्स कंप्लीटली ऑफ द टेबल। तो जब ये चेन पूरी तरीके से है ना यहाँ से स्लिप कर जाएगा तो उस मोमेंट तक अपना फ्रिक्शनल फोर्स इस चेन पे कितना वर्क करेगा, यही निकालना है। बहुत सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको कहा। तो देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ कितना है? L। ये लेंथ कितना है? L का इट्टा पार्ट। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ हो गया, मैं इसको इट्टा L ऐसे बोल दूंगा। तो जो बाकी बचा हुआ लेंथ है ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक L माइनस इट्टा L हो जाएगा। ये इतना लेंथ हो जाएगा, है ना। अब अगर मैं ये मान लूँ कि मास पर यूनिट लेंथ लेम्डा है, मास पर यूनिट लेंथ किसका? ऑफ चेन, और ये है लेम्डा। तो लेम्डा इक्वल्स टू m अपॉन L। हमको ऐसे भी यहाँ m की वैल्यू L की वैल्यू गिवन है तो हम इतना ले सकते हैं। अब यहाँ पे समझो, इसने कहा कि जब इतना पार्ट हमारे चेन का ओवरहैंग करता है तो उस मोमेंट पर चेन स्लिप करना स्टार्ट कर जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस पार्ट पर जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, है ना, जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, क्योंकि मोशन स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू है जस्ट इसके वेट के बराबर हो जाएगा, तभी ये स्लिप करना स्टार्ट होगा, है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है K, है ना। K क्या है पहले यहाँ लिख दिया जाए। K जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। वैसे हम लोगों को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू से दिखाना चाहिए था, लेकिन इस बुक में चूँकि K से दिखाया गया है इसलिए हम लोग यहाँ भी इसी सिंबल को फॉलो करेंगे। तो बेटा यहाँ पे हुआ क्या भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा K, है ना, K इंटू N इक्वल्स टू, ये होना चाहिए इसका वेट, और इसका वेट हो जाता है, ये देखिए इसका लेंथ हो गया, ये ईटा है, इसका लेंथ हो गया। हमने लेंथ इसको लेम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मास निकल गया। हमने G से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका वेट निकल गया। अब आप यहाँ देखोगे N क्या है, तो ऑब्वियसली ये तो कॉमन सी बात है कि ये जो सरफेस है इसको इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा इस मोमेंट पर, और इसका जो नीचे का जो वेट है इस नॉर्मल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। और वेट के लिए फिर वही करेंगे, हम इसका लेंगे लेंथ में हम मास पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मास निकल जाएगा, और ये आपका G से वेट मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वेट निकल जाएगा। इस वेट को N बैलेंस करता है। तो पहले तो मैं लिख दूं N इक्वल्स टू L, थोड़ा कॉमन लेता हूं, 1 माइनस ईटा लेम्डा G। तो यहाँ पे देखिए रखिए थोड़ा सा, तो K और N की वैल्यू आपका आया L, 1 माइनस ईटा लेम्डा G इक्वल्स टू ईटा L लेम्डा G
तो यहाँ जी कैंसिल हो गया, लेम्बडा कैंसिल हो गया, मुझे लगता है एल भी कैंसिल हो गया, और होना भी चाहिए क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है कांस्टेंट आएगा, अदरवाइज है ना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये मेरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकल गया, राइट। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालना है। एक ही तरीका है, मैं क्या करता हूँ, अब देखिए मैं चलता हूँ दूसरे पेज पर और दोबारा से ये पिक्चर बनाता हूँ। यही आपका, ये मान लीजिए चेन था, इसका ये वाला पार्ट ऐसे हैंग कर रहा था। थोड़ी देर के लिए थोड़ा बढ़िया समझने के लिए हमने ऐसे ये टेबल ऐसे बना दिया है ना। तो जब स्लीप करना स्टार्ट कर जाएगा तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर हमने मान लिया कि ये वाला जो लेंथ है वो x के बराबर है, ठीक है, ये लेंथ x के बराबर है। अच्छा, अब सोचिए जरा, इस मोमेंट पर अपने इस पार्ट पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो फ्रिक्शन जो हो जाएगा आपका F इक्वल्स टू के इंटू एन। एन क्या है, अभी जैसे देखा था कि ये जो सरफेस है इस बॉडी पर, मतलब इस चेन पर ऊपर की तरफ जो नॉर्मल फोर्स लगाता है वही हमारा एन था। और चूंकि हमारे इस चेन का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो एन बेसिकली इसके वेट को बैलेंस कर देगा। तो वेट बेटा नीचे की तरफ लगेगा इसका, एक्स ये हो गया लेंथ, और आपने लेम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने इसका मास निकाल लिया, और आप जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा के, है ना, के लेम्डा जी एक्स के बराबर, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। डायरेक्शन देखो इधर की तरफ है इसका, बहुत अच्छी बात। अब अगर मैं कहूँ कि चूंकि हमारा ये चेन स्लिप करता जा रहा है तो एक अगले छोटे से टाइम इंटरवल में ये मेरा जो चेन है वो स्लिप कर गया, कितना, ये डी एक्स के बराबर ऐसे स्लिप कर गया। तो ड्यूरिंग दिस स्लिपेज हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कांस्टेंट है। तब फिर वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग द स्लीपिंग ऑफ दिस डिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, समझो जरा, फ्रिक्शन का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ना, मैग्नीट्यूड, तो के लेम्डा जी एक्स, ये मैग्नीट्यूड हो गया। हमारे बॉडी का इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल हो गया 180 का। 180 का तो पहले मैंने कह देता हूँ मैं कॉस 180 डिग्री। ध्यान दो मैं यहाँ पे बड़ा आराम से कर रहा हूँ। अच्छा, डी एक्स किधर की तरफ हुआ, डी एक्स देखिए इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ। तो आप समझिए कि आपने जो लेंथ मेजर किया है वो यहाँ से मेजर किया है। अगर मैं थोड़ा और इसको क्लैरिफाई करूँ, मैं कहूँ ये ओरिजिन है तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हो गया x, यहाँ से यहाँ तक, और dx जो हो गया वो नेगेटिव हो गया बेसिकली। तो हमको तो डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर ए माइनस डी एक्स करूँगा ना, ताकि ये पॉजिटिव रहे। नोट करना इस बात को, यहीं पे गलती होने का चांस है ना। हम जो है एक फोर्स का जब वर्क डन निकालते हैं तो क्या करते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो हमने सिंपली ऐसे कर दिया। नोट ये कीजिए कि मैग्नीट्यूड किसी का भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, एट मोस्ट वो जीरो हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको कैलकुलेट किया गया है। अच्छा, ये समझिए कॉस 180 डिग्री की वैल्यू तो -1 वैसे भी होता है, तो माइनस माइनस ये जो है प्लस हो गया। तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जब हमारा ये चेन का ये जो पार्ट है डी एक्स स्लिप किया तो उतने स्लिप करने में इतना वर्क किया। कितना वर्क किया, ये हो गया आपका के, है ना, के लेम्बडा जी एक्स डी एक्स। लेम्बडा की वैल्यू अभी हम बाद में रख देंगे सब कुछ।
तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे हम लोग? टोटल वर्क डन निकालने के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि ये x का फंक्शन है, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा सिंपली। सिंपल सी बात है, के लेमडा जी एक्स डी एक्स। अब बताओ x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? ऑब्वियसली x का जो स्टार्टिंग वैल्यू था, अगर आपको याद होगा, तो वो था l माइनस इट्टा एल, और फाइनली जब ये पूरा स्लिप कर जाएगा उस मोमेंट पर इस पे चूंकि कोई भी पार्ट यहाँ पे नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 0, है ना। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, के की वैल्यू रख दो। के की वैल्यू क्या था आपका? ये आया था ईटा 1 माइनस ईटा। चूंकि ये कांस्टेंट है तो हमने बाहर कर दिया, है ना, ये बाहर कर दिया के की वैल्यू। अच्छा, जो लेमडा था वो तो m/l होगा, वो हमने वो भी लिखा है पहले। जी भी कांस्टेंट है, बाहर कर दिया मैंने। ये हो जाएगा x²/2, तो बाई 2 ये हो गया 1/2, और थोड़ा सा जगह नहीं है तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका माइनस, ये माइनस में आ जाएगा, क्या है ये, l माइनस ईटा एल का स्क्वायर, है ना। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि ईटा आपको गिवन है, m आपको गिवन है, g भी गिवन है, हाफ ऑफ तो सब पता ही है आपको, तो इसको कैलकुलेट करेंगे वो आपका आंसर प्रॉपर आ जाएगा।